हाय गाइस, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग पाठ 6 पार नज़र के नामक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसके संदर्भ को देखते हैं। क्या देखते हैं? संदर्भ को। आपका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 के अंतर्गत पार नज़र के नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक गुड़ाकर मूले जी हैं। इसमें देखेंगे पार मिस क्या होता है दूसरी तरफ, नज़र मिस क्या होता है निगाह के मिस के, यानी निगाह के दूसरी तरफ क्या चीज़ है उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो जैसे आप लोग देखते होंगे, हम लोगों के नज़रों के सामने यह पृथ्वी का जो दृश्य है, यहाँ के पेड़ पौधे, पक्षी, जलवायु, जीव जंतु को हम देख रहे हैं, जो क्या हमारे नज़रों के सामने है। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं। उसे हम क्या कहेंगे? नज़र के पार, यानी जो हमारे निगाह से दूर है। ऐसा ही एक ग्रह है जिसका नाम है मंगल ग्रह। क्या नाम है? मंगल ग्रह। इस मंगल ग्रह के बारे में इस पाठ में जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने विस्तृत रूप से बताया है, जिसे हम लोग इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। अगर जो लोग इस वीडियो को पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और क्रमबद्ध रूप से आपको वसंत भाग 1, भाग 2, भाग 3 को इसी तरह से क्रमबद्ध रूप से हर एक पाठ को पढ़ाया जाएगा। चलिए इस पाठ को शुरुआत करते हैं। इस पाठ में आपका प्रसंग हो जाएगा। इस पाठ में नार्लिकर जी मंगल ग्रह के विशेषताओं, गुणों और वहां पर पाए जाने वाले क्रियाकलापों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि चलिए व्याख्या देखते हैं इसका। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। वह जहाँ रहते थे वहाँ एक क्या था? सुरंगनुमा रास्ता था। सुरंग क्या होता है? जो जमीन के अंदर बनाया जाता है, और यह क्या होता है? इस तरह से गुफा की तरह होता है। इस रास्ते से जाते हैं। देखिए यह क्या है? यही आपका एक सुरंग नुमा है, जिसमें एक दरवाजा लगा है। इस दरवाजे के रास्ते तो सुरंग में प्रवेश किया जाता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। आम आदमी यानी जो साधारण लोग थे, जिन्हें वहाँ रहने के लिए, उठने बैठने के लिए, जाने के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया गया रहता है, उन लोगों को वहाँ जाने के लिए मनाही था, यानी मना था, वहाँ जा नहीं सकते थे। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुँचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? लेकिन एक छोटू नाम का लड़का था। देखिए यह है, इसका नाम क्या है? छोटू। वह छोटू नामक लड़का अपने पापा को वहाँ आते जाते रोजाना देखता था। तो उसके द्वारा वह जो सिक्योरिटी कोड, सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है? सुरक्षा। कोड मीन्स क्या होता है? कुंजी, यानी सुरक्षा कुंजी जो था उसको वह ले लेता है और सुरंग के पास पहुँच जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है। छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। उसकी माँ कह रही हैं कि छोटू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? और छोटू कहता है कि आखिर बताओ कि पापा उस तरफ क्यों रोज रोज जाते हैं और मैं जाता हूँ तो तुम मना करती हो कि छोटू तुम उस तरफ मत जाया करो। पापा को काम पर जाना होता है। और उसकी माँ कह रही हैं कि क्योंकि पापा इसीलिए रोज जाते हैं क्योंकि उन्हें क्या है? वहाँ काम करने के लिए रोजाना जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था और उसकी माँ के बीच और छोटू के बीच यही रोजाना बात हुआ करता था। वह जाने का जिद करता था और उसकी माँ उसे जाने से मना करती थी। छोटू की माँ और छोटू के बीच यही वार्तालाप हुआ करता था। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने के लिए क्या था? इनकार था, मना था। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था जिसमें छोटू के पापा इसी सुरंग से जाते थे और वहां पर काम करते थे। आम आदमी वहां नहीं जा सकता था। जिस चीज़ को छोटू देखता था तो उसके मन में भी जिज्ञासा थी कि इस सुरंग में क्या है और पापा कहाँ रोजाना जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है।
और वहां जाने के लिए आम व्यक्ति को क्या था, मनाही था, यानी जाना मना था। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल करते थे। चंद चुनिंदा यानी बहुत कम चुने गिने लोग ही, जिनको प्रशिक्षण दिया गया था, वो लोग ही उस सुरंग के रास्ते का इस्तेमाल करते थे, उस रास्ते से जाते थे। और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। उन्हीं चुने गिने लोगों में से छोटू के पापा एक थे जो हमेशा वहां पर जाते थे। आज छुट्टी थी। आज जो दिन था वह क्या था, छुट्टी का दिन था। और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे, यानी छोटू के जो पापा थे घर पर आराम कर रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वह अपने पापा से नज़रें बचाते हुए, उनसे छुपते हुए वह सिक्योरिटी पास को, सुरक्षा कोड को लेता है और वह लेकर उस सुरंग के तरफ चल देता है। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। वैसे तो उनका जो पूरा कॉलोनी था, जो पूरा रहने का स्थान था, वह ज़मीन के नीचे ही बसा हुआ था। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। और उसके अंदर प्रवेश करने के लिए क्या था, दरवाज़ा लगा गया था जहां पर सुरक्षा कोड लगाया गया था। उस सुरक्षा कोड के बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। और अंदर क्या कर रहे थे, दीपक जलाए गए थे। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था, और दरवाजे में क्या था, एक खांचा बना हुआ था। जिस तरह से आप लोग एटीएम कार्ड देखे होंगे, एटीएम कार्ड की ही तरह उसमें क्या था, एक खांचा था जिसमें एटीएम कार्ड की तरह जब आप लोग डालते हैं तो उसमें पैसा निकलता है, उसी तरह से उसमें कोड लगाता है, कार्ड था। उस कार्ड को डालने पर वह दरवाज़ा खुल जाता था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। और छोटू ने उस खांचे में कार्ड को डालता और दरवाज़ा तुरंत ही खुल जाता है। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। उसके बाद छोटू सुरंग में प्रवेश करता है। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, और अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी कोड क्या हुआ, आ गया था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया, और कार्ड को ज्यों ही वह उठाता है, निकालता है, उसमें से दरवाज़ा बंद हो जाता है। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। तब छोटू चारों तरफ देखता है। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, और जो सुरंगनुमा रास्ता था वह ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। यानी छोटू को ज़मीन के ऊपर का सफ़र जो करने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौका हाथ लगते ही फिसल गया। ज्यों ही मौका उसको हाथ में लगा त्यों ही वह फिसल गया, यानी वह मौका उसके हाथ से छूट गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, और उसमें जो निरीक्षक यंत्र लगाए गए थे, जो उसकी सुरक्षा के लिए लगाए गए थे यंत्र, उन यंत्रों के बारे में छोटू को कोई भी पता नहीं था। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। जो पहला निरीक्षक यंत्र था उसे संदेह हुआ, और ऐसा लगा कि यह क्या कोई अनजान व्यक्ति इसमें प्रवेश कर रहा है। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? और उस यंत्र को यह पता चला कि यह क्या बहुत ही छोटा कद का इंसान है जो इस सुरंग में कैसे आ गया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली, और दूसरा जो निरीक्षक यंत्र था वह तुरंत ही छोटू का तस्वीर यानी फ़ोटो खींच लेता है। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। और तीसरा जो नियंत्रण यंत्र था उसमें उस तस्वीर की जांच की गई कि क्या यह दूसरा कोई फ़ोटो नहीं ना, या दूसरा कोई इंसान नहीं ना है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ कोई खतरा है, या क्या अजनबी इंसान है जिसका कद भी बहुत छोटा है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। इन सभी गतिविधियों यानी इन क्रियाकलापों से अनजान था, उसे नहीं पता था, और वह आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, और तभी पता नहीं कहाँ से वहाँ पर सिपाही दौड़कर आते हैं। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए, और छोटू को पकड़ लेते हैं और घर वापस छोड़ आते हैं।
घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी और घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। अब तो क्या था, छोटू की खैरियत नहीं थी, यानी उसकी पिटाई होने वाली थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। यानी घर पर छोटू के पापा थे, इसीलिए उसका बचना क्या हो गया, आसान हो गया। अगर उसके पापा घर पर नहीं होते तो उसका पिटाई होने से बचना बहुत ही कठिन था, मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा। उसके पापा कहते हैं कि छोड़ो तुम, मैं इसको समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। और वह कहते हैं कि छोड़ दो इसे, और इसके बाद मैं इसे समझा दूंगा तो यह दोबारा कभी भी इस प्रकार का गलती नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया और पापा ने इस तरह से बातें कहकर छोटू को बचा लिए। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ न वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। वो कह रहा है कि छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र ज़मीन से क्या बहुत ही ऊपर है। वहाँ आम आदमी अर्थात साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता है क्योंकि वहाँ के माहौल में वह जी भी नहीं सकता है, वह मर जाएगा। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजिमी था। छोटू का यह सवाल या प्रश्न पूछने लायक ही था कि आखिर आप वहाँ कैसे जाते हैं, वो कैसे रहते हैं। उसके पापा कहते हैं, मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। उसके पापा कहते हैं कि मैं वहाँ पर एक विशेष प्रकार का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है और उस स्पेस सूट से क्या मिलता है, उनको ऑक्सीजन मिलता है। इसका मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं होता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ, इसी स्पेस सूट की वजह से। और कहते हैं कि यह स्पेस सूट जो पहना रहता हूँ इसमें ऑक्सीजन रहता है जिससे मैं सांस लेता हूँ। अगर यह सूट नहीं रहेगा तो वहाँ जीना क्या होगा, असंभव हो जाएगा। कि ठंड से मैं अपने आप को बचा सकूं। और उसके साथ साथ उस स्पेस सूट से यह फ़ायदा होता है कि ठंड भी नहीं लगता है। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। यानी कह रहे हैं कि एक खास प्रकार का जूता पहना जाता है जिससे वहाँ के ज़मीन पर चलना मुमकिन होता है, आसान होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है और वहाँ के ज़मीन पर चलने के लिए, फिरने के लिए, घूमने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको सिखाया जाता था कि किस प्रकार से वहाँ चलना है, रहना है और किन बातों का ध्यान रखना है। छोटू सुन रहा था और इन सभी बातों को बड़े ही ध्यान से छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे और उसके पापा आगे उसके बारे में बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। एक समय का ऐसा था जहां पर उस मंगल ग्रह पर सभी लोग रहते थे। जिस तरह से पृथ्वी पर लोग रहते थे उसी तरह से वहां भी लोग रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बिना किसी यंत्र की सहायता के ही वहां लोग रहते थे। बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के, बिना किसी खास किस्म की पोशाक के द्वारा भी वहाँ लोग रहते थे। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। हमारे पुरखे में क्या होता है, पूर्वज, यानी हमारे जो पूर्वज थे वह ज़मीन के धरती के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। लेकिन धीरे धीरे वहाँ जो वातावरण था, मौसम था, उसमें परिवर्तन होने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे और कई प्रकार के जीव जंतु धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे और ऐसा हुआ कि एक एक करके सभी लोग, वहाँ जो जीव जंतु पेड़ पौधे थे, सब लोग क्या होने लगे, मरने लगे, उनकी मृत्यु होने लगी। इस परिवर्तन की जड़ था सूरज में हुआ परिवर्तन। यह परिवर्तन क्यों हो रहा था, क्यों वहाँ के लोग मरने लगे थे, उसका रीजन था, उसका कारण था कि वहाँ सूरज में परिवर्तन हो रहा था। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, सभी लोगों को पता है। सूरज से हमें क्या मिलती है, रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलती है, उष्णता मिलती है। उष्णता में से क्या होता है, गर्मी मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है और इन्हीं तत्वों से जो जीव जंतु हैं सबका पोषण होता है।
सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और ज्यों ही सूरज में परिवर्तन हुआ, उसका उगने में उसके प्रकाश में परिवर्तन होने लगा, त्यों ही वहाँ का जो संतुलन था, प्राकृतिक संतुलन, वह खराब होने लगा। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए और वहाँ के जितने भी पशु पक्षी थे, पेड़ पौधे थे, वनस्पतियाँ थी, जीव जंतु थे, सभी लोग उस वातावरण को सहन नहीं कर सकते थे, अक्षम हो गए। वो क्या, उसमें सक्षम नहीं रहे, क्या, वहाँ के वातावरण का सामना करने में। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया, केवल हमारे पूर्वज यानी जो मानव जात के लोग थे वही वहाँ उस स्थिति को, उस परिस्थिति को सामना करने में सक्षम हुए। यानी मानव उस समय भी वहाँ क्या थे, जीवित थे, लेकिन पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जो थी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। कहाँ की बात है, मंगल ग्रह की बात है। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। कह रहे हैं कि अपने तकनीकी ज्ञान के कारण मैंने जमीन के अंदर क्या कर लिया, अपना घर बना लिया, जिससे हम लोग वहाँ सुरक्षित रह सकें। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के यंत्र लगाए गए, मशीन लगाए गए, जिसके सहारे सूर्य की शक्ति और सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करने लगे। जैसे आज ठंडक पड़ता है तो लोग क्या करते हैं, हीटर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से उस समय वहाँ भी यंत्र लगाए गए, जिसके द्वारा कुछ मानव जाति वहाँ जीवित थे। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं और उन्हीं यंत्रों के सहारे वहाँ पर ज़मीन के नीचे लोग जी रहे थे। यह यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है और जो यंत्र लगाए गए थे वो अच्छे तरह से चलते रहें, जिसके लिए कुछ विशेष बातों पर विशेष ध्यान देना रहता था। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। कह रहे हैं कि मेरे जैसे कुछ चुने गिने लोग हैं जो इन यंत्रों की देखभाल करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। उसके बाद छोटू कह रहा है, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। तब छोटू कहता है कि ठीक है, मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो यही काम मैं भी करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। छोटू का जो इच्छा था, जो मंशा था, उसको वह जाहिर करना मीन्स प्रकट करता है। किसके सामने, अपने पापा के सामने। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा। इस बात को माँ जब सुनती है तो कहती है, ठीक है, तुम बड़े होकर यही काम करना, लेकिन उसके लिए तुम्हें खूब मेहनत से पढ़ना होगा और मम्मी पापा को बातों को मानना होगा। आगे देखिए क्या होता है। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए और दूसरे दिन का समय होता है। छोटू के जो पापा थे वह काम करने चले जाते हैं। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था और जब वो देखते हैं, जो कंट्रोल रूम का वातावरण था वह पूर्ण रूप से बदला हुआ दिखाई दे रहा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। जो हर लोगों का वहाँ पर शिफ्ट लगा था कि एक शिफ्ट में आपको काम करना है, दूसरे शिफ्ट में दूसरे लोगों को काम करना। तो पहले शिफ्ट वाले काम समाप्त करके घर की तरफ जा रहे थे, तभी टीवी की स्क्रीन पर उन्हें कुछ दिखाई देता है। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। उसके स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। वह बताते हैं कि यह आसमान का कोई तारा नहीं है। कंप्यूटर के आधार पर यह पता चल रहा है कि यह एक जगह स्थिर भी नहीं है, यह निरंतर हम लोगों की तरफ चला आ रहा है। यह जानकारी किसके द्वारा मिलता है, तो कंप्यूटर के द्वारा मिलता है, जिसको उसके जो प्रमुख थे वह बताते हैं। देखिए यहाँ कंप्यूटर है, कंप्यूटर में वो उस स्क्रीन को दिखाई दे रहा है, कुछ उसकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। जो क्या था, एक तारा नहीं था, वह कोई यंत्र था। आगे देखिए क्या होता है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है। वह कहते हैं कि यह तो अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। छोटू के जो पापा थे वह
तब कहते हैं कि क्या यह अंतरिक्ष तो नहीं है, संदेह हमें भी है। तब उसके प्रमुख कहते हैं कि इस बात में हमें भी संदेह है, हमें भी शंका है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। वो कहते हैं कि आप इस पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। छोटू के पापा सोच में डूब गए। इस बात को जब सुने तो छोटू के पापा जी सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? वह सोचते हैं कि क्या सच में ही वह अंतरिक्ष यान होगा, कहाँ से आ रहा होगा। वह कहते हैं कि वह कहाँ से आ रहा होगा। सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा। वो कह रहे हैं कि जो सौर मंडल है उस पूरे सौर मंडल में सिर्फ धरती ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। और हो सकता है वह कहाँ से आ रहा होगा, धरती से ही आ रहा होगा। कौन कहते हैं? छोटू के पापा। कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके। और कह रहे हैं कि अगर लोग होंगे भी तो क्या इतना विकास कर लिए होंगे कि वो अंतरिक्ष यान को छोड़ सकें। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था। कह रहे हैं कि वैसे भी हमारे जो पूर्वज थे, मंगल ग्रह पर रहने वाले जो पूर्वज थे, वह भी इन उपग्रहों का प्रयोग कर चुके थे, मगर अब हमारे लिए यह असंभव था। लेकिन इस समय हमारे लिए यह क्या था? असंभव था, क्योंकि वहाँ का मौसम परिवर्तित हो गया था। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता है। वो कह रहे हैं कि ऐसे यान को बनाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, और यह एक हमारे लिए मेहमान है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसकी खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है। हाँ, मगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, वह सोचते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, वह इस तरफ ही आएगा तो हम लोग उसे देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। अब उस जो अंतरिक्ष यान था उससे एक यांत्रिक यानी बनावटी हाथ, मशीनी हाथ बाहर निकलता है। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। हर एक पल, हर एक क्षण उसकी लंबाई जो थी उसकी बढ़ रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन इसका होता है देखना। छोटू के पापा ने उसे देखने का काम जारी रखा, निरंतर उस पर निगाह टिकाए हुए थे। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई, और उसी समय कॉलोनी की जो प्रबंध समिति थी उसकी सभा बुलाया जाता है। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। उसके जो अध्यक्ष थे वह भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हाल ही में यह जानकारी मिला है कि 2 अंतरिक्ष यान हैं जो मंगल ग्रह की ओर बढ़ते हुए आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कह रहे हैं कि इसमें से एक अंतरिक्ष यान है जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे चारों तरफ चक्कर काट रहा है, घूम रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। कह रहे हैं कि कंप्यूटर के अनुसार यह पता चल रहा है कि हमारे नज़दीक का ही कोई ग्रह है जिसके द्वारा यह अंतरिक्ष यान छोड़ा गया है। ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। कह रहे हैं कि ऐसे हालात में, ऐसे मौके पर हमें कुछ करना चाहिए, कोई सुनिश्चित योजना बनाना चाहिए। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? जैसे एक वैज्ञानिक रहते हैं, उनका नाम क्या रखा है? नंबर 1। यानी पहले नंबर 1 वाले वैज्ञानिक से पूछते हैं कि आपका ख्याल इसके बारे में क्या है, क्या इससे सुरक्षा करनी चाहिए, इसको किस प्रकार से इसका निरीक्षण करना चाहिए। देखिए यही क्या है? अंतरिक्ष यान है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी, और कॉलोनी का जो सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वह नंबर 1 के वैज्ञानिक पर ही थी। वही उसकी देखभाल करता था। उन्हें कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। उन्होंने कुछ कागज के टुकड़ों को समेटते हुए, इकट्ठा करते हुए बोलना शुरू किए।
इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। वो कहते हैं कि यह दोनों जो अंतरिक्ष यान है उसको जलाकर खाक कर देने की क्षमता हमारे पास है, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकती। कर रहे हैं लेकिन इससे हमें कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त हो सकेगा। अंतरिक्ष यान बेकार कर हासिल नहीं हो सकेगी। अगर अंतरिक्ष यान को हम बेकार कर सकते हैं तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। कह रहे हैं कि जमीन पर उतरने के लिए हमारे पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है जिसके द्वारा हम जमीन पर उतर सकते हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। कह रहे हैं कि लेकिन अगर जो यह अंतरिक्ष यान है वह अपने स्वयं इस जमीन पर उतरता है तो उसे अक्षम करने के लिए हमारे पास क्षमता है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं। वह कहते हैं वैज्ञानिक कि मेरी जानकारी के अनुसार वह जो अंतरिक्ष यान है उसमें कोई जीव जंतु नहीं है, वो उसमें सिर्फ मशीन ही लगाए गए हैं, यंत्र ही लगाए गए हैं। किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है, इसमें किसी प्रकार के प्राणी सवार नहीं हैं, बैठे नहीं हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। सभी लोग उस नंबर 1 के वैज्ञानिक की बात पूछते हैं तो वह उनकी बात सही लगता है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे और दूसरे नंबर के एक वैज्ञानिक थे, वे बोलते हैं क्या बोलते हैं, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने से भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान पाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर इसे हम बेकार कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं तो दूसरे ग्रह के जो लोग हैं इसके बारे में जानेंगे और उसको क्या करेंगे, वो दूसरा यंत्रयान को भेज सकते हैं। सिर्फ इसलिए हमें इसे नष्ट नहीं करना है, सिर्फ इसका हमें अवलोकन करना है, देख रेख ही करना है कि यह कर क्या रहा है। कौन कहते हैं, तो दूसरे नंबर के वैज्ञानिक यह सुझाव देते हैं। आगे देखिए क्या होता है, जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए। वह कहते हैं कि जहाँ तक हो सके हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो पहचान है उसे हमें छुपाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। वह कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है अगर इसे हम नष्ट कर दे रहे हैं तो जिन लोगों ने इस अंतरिक्ष यान को भेजा है वह इससे अधिक प्रभावशाली अंतरिक्ष यान को दोबारा भेज सकते हैं। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। कह रहे हैं कि हमें अपने अस्तित्व को बचा कर रखना चाहिए जिससे इस अंतरिक्ष यान को पता न चले कि यहाँ पर कोई है या कोई जीव जंतु रहते हैं, कि जिससे वे लाभ उठा सकें, जिससे वे यहाँ लाभ उठा सकें। और जब उन लोगों को पता चलेगा कि वहाँ जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ आकर रहने लगेंगे। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। और कौन, दूसरा नंबर का वैज्ञानिक यह सुझाव देता है कि इस तरह का प्रबंध यहाँ किया जाए कि इससे के क्या नष्ट न किया जाए और इसकी सूचना उन लोगों तक न पहुँचाया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम करते थे। नंबर 3 के जो वैज्ञानिक थे वह सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। उनकी बातों का जब सुनकर उसके जो अध्यक्ष थे वो कुछ बोलने ही वाले थे, तब तक फोन की घंटी बजने लगती है। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। अध्यक्ष ने फोन का क्या किया, चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। वह दिन क्या था, छोटू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे, क्योंकि उस दिन उसके पापा उसको कंट्रोल रूम में लेकर गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। वहाँ से जो अंतरिक्ष यान था वह साफ साफ दिखाई दे रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ।
इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। छोटू ने कहा कि यह बहुत ही अजीब लग रहा है, इसके अंदर क्या होगा अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उसके पापा कहते हैं कि उसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं जा सकता, उसके दूर से ही देखिए, उस पर बराबर हमारा ध्यान है। और उस पर क्या है? बराबर सभी लोग ध्यान दे रहे थे कि वह किस प्रकार से हरकत कर रहा है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। और वह कह रहे हैं कि उसके हर एक यंत्र पर क्या है? हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। कह रहे हैं कि जिस तरह का वक्त आएगा, समय आएगा, उसके आधार पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया। यह बात छोटू के पापा बता रहे हैं। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। उसके पापा ने उनको एक कंसोल दिखाया जिस पर बहुत सारे बटन लगाए गए थे, जिस तरह से आप लोग कंप्यूटर का कीबोर्ड देखते हैं। अब यंत्र अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। अब वो देख रहे हैं कि जो अंतरिक्ष यान था उससे एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। हर एक पल उसकी लंबाई क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहते थे। वह शायद जमीन तक अपने हाथ को पहुंचाकर इस जमीन पर किस प्रकार की मिट्टी है उस मिट्टी को उठाना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। टीवी के स्क्रीन पर सभी जो हरकत कर रहे थे उस हरकत को सभी लोग देख रहे थे। अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। सभी लोग उस अंतरिक्ष यान की जो हरकत था उसको बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और था। एक ऐसा व्यक्ति था, उसके अलावा बाकी जितने भी लोग थे सभी लोग उसको बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति जो था वह उसको नहीं देख रहा था। वह व्यक्ति कौन था? छोटू था। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। छोटू का संपूर्ण ध्यान उस कंसोल पैनल पर ही टिका हुआ था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। उस कंसोल में एक बटन ऐसा था जिसको दबाने के लिए वह रोक नहीं पाया अपने आप को। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रही थी। उसमें एक बटन कैसा था? लाल रंग का था, जो उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। और सहसा खतरे की घंटी बजी और अचानक ही क्या होता है? खतरे की घंटी बजने लगती है। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। सबकी जो निगाहें थी, जो नज़र था, वह कंसोल की तरफ पड़ता है। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। जब उस बटन को छोटू हाथ से पकड़ लेता है सभी लोगों की निगाहें उसकी तरफ आ जाती है, क्योंकि खतरे की घंटी बजने लगती है। और उसके छोटू के पापा ने उसको अपनी तरफ खींचते हैं और एक झापड़ जड़ देते हैं और उसके बाद उस लाल को बटन को पूर्व की स्थिति में ला देते हैं। आगे देखिए क्या होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण यह कहानी है जो विज्ञान से संबंधित हमें ज्ञान को प्रदान करता है। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। लेकिन ऐसा करने से जो अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ था वह जमीन की तरफ बढ़ रहा था, वह अचानक ही क्या होता है? रुक जाता है। यंत्र बेकार हो गया था। अब क्या हो गया था? वह जो यंत्र था वह बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। नासा, जैसे आप लोग जानते हैं, तो नासा का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जा सकता है तो नासा का फुल फॉर्म NASA, एन से नेशनल, ए से एरोनॉटिक्स एंड एस से स्पेस, ए से एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इसे आप याद रखेंगे। आगे देखिए, मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा था। और मंगल ग्रह पर जो उतरा हुआ अंतरिक्ष यान था वह टहलने का अपना निर्धारित कार्य कर रहा था। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। लेकिन किसी अज्ञात कारणवश जो अंतरिक्ष का यांत्रिक हाथ था, मशीनी हाथ था, वह बेकार हो गया था। लेकिन वह अंतरिक्ष यान उस ग्रह पर घूम रहा था।
नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे थे और जो नासा के तकनीशियन थे वह इसके बारे में जांच कर रहे थे कि किस प्रकार से वह मशीन खराब हुआ है। इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी थे और उस यांत्रिक हाथ जो खराब हो गया था उसको सही करने का प्रयास जारी कर रहे थे। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा और इसके कुछ दिन के बाद जो पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबार थे उसमें क्या छपता है कि नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। उनको यह छपता है कि जो नासा के तकनीशियन हैं वह रिमोट कंट्रोल के द्वारा उस वाइकिंग को दुरुस्त करते हैं, सही करने में सफलता मिलती है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया। जो यांत्रिक हाथ था वह मंगल ग्रह की मिट्टी को वह आयात में इकट्ठा कर रहा था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे और पृथ्वी के जो वैज्ञानिक थे उस मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले मिट्टी का अध्ययन करना चाहते थे कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पर जीव जंतु रह सकते हैं कि नहीं। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीवन सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। वह किस लिए उस अंतरिक्ष यान को भेजे थे कि वहाँ की मिट्टी को उस अंतरिक्ष यान के द्वारा लाया जाएगा और उसका अध्ययन किया जाएगा, शोध किया जाएगा, जिससे यह पता चलेगा कि मंगल ग्रह पर क्या पृथ्वी की तरह लोग जीवित रह सकते हैं, वहाँ पर जीव जंतु का सृष्टि हो सकता है। यह क्या है, आज भी एक रहस्यमय प्रश्न बना हुआ है। इसका कोई सटीक उत्तर नहीं मिल पाया, लेकिन इतना जरूर ज्ञात हुआ है कि वहाँ पर पहले जीव जंतु रहते थे और वहाँ पर जीव जंतुओं का निवास संभव हो सकता है। इसके लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर जी हैं। इसके लेखक कौन हैं? जयंत विष्णु नार्लिकर जी हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी था। इस कहानी से हमें विज्ञान के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में पता चलता है, जिसको जयंत विष्णु नार्लिकर ने बहुत ही वैज्ञानिकता ढंग से प्रस्तुत किए हैं। अगर इनका जीवन परिचय आप जानना चाहते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में जाकर इनके बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके पाठ के प्रश्नोत्तर को हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरा मेहनत सार्थक लग रहा है, तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ ही साथ वीडियो को क्या करिए, लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ अगर आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर इसके पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, इसके आंसर क्वेश्चन के पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ पर अपने विचारों को रखें, आपको इसका फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।